हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन रूप से कर रहे होंगे। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग सुपर 30 बैच का अभ्यास श्रृंखला 14 का अध्ययन कर चुके हैं और इस सुपर 30 बैच के अंतर्गत हम लोग PYQ विथ कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है। तो आज का जो हमारा अभ्यास श्रृंखला है और वह 15वां है, अर्थात 15 है। और साथियों, आप सभी को हम बता दें कि SSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके साथ साथ BPSC TRE 4 का कल ही अभी ने शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि मई में जो है यह प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। तो अब आप लोग अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। जितने भी छात्र BPSC TRE 4 के लिए लगे हुए हैं और वो जानते भी हैं कि इसके पहले वाली जो भी वैकेंसियां थी 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत परीक्षा भी हुआ था, रिजल्ट भी आया था और ज्वाइनिंग भी आया था। इसीलिए कहा जाता है कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बयान कल दे दिया कि जो है BPSC TRE 4 का प्रक्रिया मई से शुरू हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि मई में एग्जाम भी हो जाएगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो बिहार है और इसके पहले वाली वैकेंसी में आप लोगों ने देखा भी। तो इसलिए अब कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी दमदार तरीके से शुरू कर दीजिए। और उसके साथ साथ SSC CGL का नोटिफिकेशन आया तो आप लोग जो है अपने संस्थान से जुड़े रहिए। हम लोग बहुत जल्द SSC CGL का बैच आप लोगों के सामने लाने वाले हैं और उसके साथ साथ BPSC TRE 4 का भी। तो आप लोग जो है बस तैयारी में लगे रहिए। चलिए मेरे साथियों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जो है पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। ब्लॉटिंग पेपर की अगर हम बात करें कि ये कैसा पेपर होता है, तो जैसे आप मान लीजिए हमारे साथी कि साइकिल का सीट कवर या बाइक का जो सीट कवर होता है उसके नीचे सोख्ता लगा होता है और आप जो है कि जल गिरा दीजिए या स्याही गिरा दीजिए और उस पर रख दीजिए तो वो सोख लेता है। वैसे ही ब्लॉटिंग पेपर होता है। तो पूछ रहा है ब्लॉटिंग पेपर स्याही को कैसे सोखता है। कह रहा है स्याही सुखाकर, कह रहा है केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा, कि ठोस करण क्रिया द्वारा, कि वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए बताइए किसके द्वारा सोखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है हमारे साथी, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो है कैपिलरिटी अर्थात कैपिलरी क्रिया के द्वारा सोखता है। अच्छा, जो है केशिकत्व की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें केशिकत्व क्या होता है, साथी हमारे केशिकत्व होता क्या है, तो इस पे थोड़ा से बात कर लिया जाए। केशिकत्व को पढ़ने से पहले एक नली हम आप लोगों को बताने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केश नली। कौन सी नली की बात कर रहे हैं हमारे साथी, केश नली की। ऐसी नलिका या ऐसा नाल जिसका व्यास किसके समान हो, केश के समान हो, उसे बोला जाता है केश नली। आप अपना एक बाल उखाड़ लीजिए, आपके बाल का जितना व्यास है वही उतना ही व्यास की नलिका जो है उसी को क्या कहा जाता है, केश नली। और जब इस केश नली को आप मान लीजिए एक बर्तन लिए, एक बीकर लिए, उसमें आपने कुछ जल भर दिया और इसमें जब आप रखेंगे तो दो कंडीशन होता है हमारे साथी। कुछ ऊपर जाते हैं, अगर हम बात करें कुछ लिक्विड ऊपर जाते हैं और कुछ क्या होते हैं, नीचे आते हैं। अब बात आती है कि कौन इसमें ऊपर जाएगा, कौन जो है कि नीचे आता है। तो वह सभी द्रव, वह सभी लिक्विड जो कांच को भिगो दें, किसको भिगो दें,
कांच को भिगो दें, वह केस नली में ऊपर की तरफ जाते हैं। किधर जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। और वह द्रव जो कांच को नहीं भिगोता है, वह केस नली में नीचे की तरफ आएगा। जो कांच को नहीं भिगोता वह किधर आता है? नीचे की तरफ आता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो पारा, और अगर हम बात करें कांच को कौन भिगो देता है तो जल। अगर हम बात कर लें कैरोसिन की बात कर लें, किसकी बात कर लें? कैरोसिन, डीजल की बात कर लें, ये सारे कांच को भिगो देते हैं। अच्छा, कांच को भिगोना या ना भिगोना किस बल पर, अगर एक इसके साथ हम लोग एक बल भी पढ़ते हैं जिसको बोला जाता है, एक बल होता है ससंजक बल। कौन सा बल? ससंजक बल। और दूसरा होता है असंजक बल। कौन सा बल होता है? असंजक बल। समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है? ससंजक बल। और असमान अणु के बीच लगने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? असंजक बल। और असंजक बल का मान अधिक होने पर द्रव वस्तुओं पर चिपक जाता है या वस्तुओं को क्या कर देता है? भिगो देता है। अरे आप लोग दैनिक जीवन में फेस क्रीम वगैरह लगाते होंगे, तेरी अखियों का काजल गाना सुने होंगे, काजल ओजल लगाते होंगे। तो जो काजल हमारे आंखों पर चिपकता है, किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल का मान जब ससंजक बल के मान से अधिक होता है तभी चिपकता है। और कुछ काजल ऐसे भी होते हैं जब आप लगाते हैं और जैसे आपने हाथ से पोंछा या रुमाल से पोंछा तो बढ़िया से आपका फेस बना देते हैं। तो केशिकत्व क्या होता है? केश नली क्या होता है? ससंजक बल। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। और दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? असंजक बल। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड है, ये अणुओं से मिलकर बना होगा। बोर्ड और बोर्ड के अणु के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? समान होंगे तो ससंजक बल। बोर्ड और इस पेन के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? क्योंकि बोर्ड के अणु अलग होंगे और ये पेन के अणु परमाणु अलग होंगे, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो असंजक बल। और केश नली में द्रवों का ऊपर जाना एवं नीचे आना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिकत्व। तो आई होप आप लोगों को केशिकत्व समझ में आया होगा। इसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आपका जो नलकूप होता है, अर्थात जो नल होता है, नल जो होता है उसमें आप पाइपें डालते हैं अंदर तक, तो क्या जल आपको मिल जाता है क्या वहां से? नहीं, इसी केश नली के द्वारा आपके पाइप तक नलें आती हैं। जैसे बरसात होता है, किसान अपने खेतों की जुताई करवा देता है, किस घटना से बचने के कारण? केशिकत्व से बचने के कारण। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे साथी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला कह रहा है, इसी से संबंधित है कि मिट्टी का तेल जो है, यहाँ लालटेन होना चाहिए था मेरे साथी, इसको सही कर लीजिएगा। लालटेन। बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण, कि केशिकत्व के कारण, के विसरण के कारण, या फिर परासरण के कारण। तो अभी तो हमने बताया द्रवों का ऊपर जाना एवं नीचे आना कौन सी घटना होती है हमारे साथी? तो केशिकत्व होता है। क्या होता है हमारे साथी? केशिकत्व। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कार्क और किल को रखा जाता है। किसकी बात कर रहा है? एक कार्क और किल को रखा जाता है तो कार्क तैरता है, जबकि कील क्या हो जाती है? डूब जाती है। इसके पीछे का कारण है कार्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। फिर कह रहा है लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। फिर कह रहा है लोहे की कील का द्रव्यमान कार्क के द्रव्यमान से अधिक है। फिर कह रहा है कार्क का द्रव्यमान लोहे के कील के द्रव्यमान से अधिक है। तो मेरे साथी बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे साथी। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? अधिक है। अगर घनत्व कम होता तो वह भी तैरता। क्या होता? वह भी तैरता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में जो घर्षण होता है, जैसे हम और आप चलते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है, कोई कार्य करते हैं तो घर्षण बल कार्य करता है। उसी प्रकार से द्रवों में जो घर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? आपसे पूछ रहा है। कठोरता, श्यानता, विकृति, अगला करा है विकृत गंधता, है ना? तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम आप लोगों को आंसर बताते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे साथी? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्यानता। और आप लोग नोट में लिख लेंगे कि जो श्यानता होता है यह द्रव, अगर हम बात करें द्रव और गैस का सिर्फ गुण होता है, विशेषता होता है। यह गुण ठोस में अगर हम बात कर लें तो नहीं पाया जाता है। और द्रवों की श्यानता अधिक होती है किससे? गैस की, है ना? द्रवों की जो श्यानता होती है वो किससे अधिक होती है? गैस से। अगर हम बात करें जो है गैस के ताप को बढ़ाया जाता है तो जो श्यानता होती है वो भी क्या होती है? बढ़ती है। अगर वहीं पर हम बात करें इसके ताप को जब घटाया जाता है तो इसकी श्यानता भी क्या होती है? घटती है। और इसके जस्ट उल्टा कौन कार्य करता है? तो द्रव पर कार्य होता है। मतलब अगर ताप को बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होती है? घटती है। और ताप को अगर हम बात करें घटाएंगे तो श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये श्यानता किसकी विशेषता होती है? तो द्रव एवं गैस की होती है, ठोस की नहीं होती है। अगर हम बात करें द्रव या गैस में श्यानता किसमें अधिक होती है? तो द्रव में होता है। और वहीं पर अगर हम बात करें गैस के तापमान को इंक्रीज किया जाए अर्थात बढ़ाया जाए तो उसकी श्यानता भी बढ़ती है, और तापमान घटाया जाएगा तो उसकी श्यानता भी क्या होती है? घटती है। जबकि द्रव में इसका उल्टा होता है, जो है ताप को बढ़ाएंगे तो श्यानता क्या होती है? घटती है। और जब आप ताप को घटाते हैं तो श्यानता क्या होती है? बढ़ती है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के बराबर होता है। यह कथन से संबंधित हैं। कह रहा है आर्कमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली के सिद्धांत, पास्कल के नियम, बियर लैम्फर्ट का नियम। तो बताइए जो है यह किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आप लोग खूब पढ़े होंगे कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो नीचे की तरफ से एक बल कार्य करता है। कौन सा बल? उत्प्लावन बल। और वह किससे संबंधित है हमारे साथी? तो आर्कमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए।
आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलें आगे। करा है जो है उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? अभी जस्ट हम लोगों ने किया था जो है एक क्वेश्चन, उसमें कौन से संबंधित थे? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, अर्थात वो कौन से व्यक्ति हैं? आर्किमिडीज, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर सी जो है। चलें अगले प्रश्न की तरफ। करा है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किए जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? चलिए बताइए, जो उत्प्लावन बल होता है वो किसके बराबर होता है? चलिए बताइए। तब तक मैं एक फिगर बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। कमेंट आप लोग करते रहेंगे। कमेंट करते रहेंगे मेरे साथियों। चलिए, हमने जैसे एक बीकर लिया, एक बर्तन लिया और उसको पूरा लिक्विड से अर्थात जल से भरा, और यहां पे अगर हम बात करें जो है उसको पूरा हमने जल से क्या कर दिया साथी? भर दिया। तो जब उस पिंड को इस बीकर में आप डालेंगे तो कुछ जल बाहर निकलेगा और एक बल भी कार्य करता है, जिसको ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा, जिसको क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। अब कितना जल निकलेगा, कितना भार जो है कि और इस पिंड का जो 100 ग्राम का है, यह हमने 100 ग्राम लिख रखा है, यह पिंड 100 ग्राम का है। और अगर हम बात करें अब इसका जो वेट हुआ, इसका जो भार में इसके जो कमी हुई वो 20 ग्राम का हुआ। कितना हुआ? 20 ग्राम का। तो बताइए ये 20 ग्राम जो कमी हुआ वो कितने कैसे हुआ? तो उतना ही जल ये क्या करता है? बाहर निकालता है। उतना ही जल यानी ये बाहर निकालता है। तो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे साथी? तो ऑप्शन नंबर बी कि पिंड के द्वारा विस्थापित द्रव के भार का क्या होता है? बराबर होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे साथी अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ये लो जो है तो क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। अभी हम लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में बात किया था। तो आई होप आर्किमिडीज के सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे साथी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कह रहा है लैक्टोमीटर, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, फिर कह रहा है हाइड्रोमीटर। चलिए बताइए कौन सा संबंधित नहीं है? पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि संबंधित नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लैक्टोमीटर भी संबंधित है हमारे साथी, हाइड्रोमीटर भी संबंधित है, जहाज और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग भी संबंधित है। तो हमारा कौन सा नहीं है? अर्थात हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के ... खाली स्थान है, इसको भरना है,
पर निर्भर करता है? चलिए बताइए किस पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, कि घनत्व पर निर्भर करता है, कि तापमान पर निर्भर करता है, कि आयतन पर निर्भर करता है? जल्दी कमेंट करेंगे। द्रव्यमान पर ना, राइट आंसर क्या होने वाला है? द्रव्यमान। तो मेरे साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर करता है? घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा P, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए, एरिया। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है, क्या कह रहा है? एरिया, क्षेत्रफल कम की बात कर रहा है, तो दाब क्या होगा? और संबंध कैसा होता है दाब और क्षेत्रफल का हमारे साथी? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात क्षेत्रफल घटेगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में घरों पर दीवार में जब किल को चिबोते हैं तो आप जो आगे का नुकीला वाला क्षेत्र होता है, आप एक ऐसा किल ले लीजिए जिसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा हो। क्षेत्रफल जब ज्यादा होगा तो जब आप उसे जो है हैमर के द्वारा आप उसको अंदर करते हैं तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर कम लगता है, जल्दी वो जो है दीवार में नहीं जाएगा, चुभेगा। लेकिन आप एक ऐसी किल ले लीजिए जिसका क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल कम हो, तो जब आप एक ही हैमर मारेंगे तो दीवार में क्या हो जाएगा? चुभ जाएगा। अर्थात दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? जो है कह रहा है बदलता, फिर कह रहा है कम होगा, फिर कह रहा है अधिक। तो क्षेत्रफल कम तो दाब क्या होता है हमारे साथी? अधिक होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे आप दो पैर से खड़े हैं, खड़े जब होते हैं तो उस समय हमारे पैर का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है? कम लगता है। लेकिन हम कहें एक पैर से खड़े हो जाओ तो आप क्या किए? अपने पैरों के क्षेत्रफल को घटा लिए, तो प्रेशर जमीन पर क्या होता है? अधिक लगता है। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसा बहुत महसूस करते होंगे। तो आई होप आप लोग जो है कि आप लोग को समझ में आया होगा। सीधा सीधा जानिए जो है P इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए। और अगर हम बात करें जो है P और A का संबंध कैसा होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है हमारे साथी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। P और F की अगर हम संबंध की बात करें तो ये क्या होते हैं हमारे साथी? जो है समानुपाती होते हैं। अगर प्रेशर जो है कि बढ़ेगा तो बल भी जो है क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रेशर का अगर एसआई मात्रक की हम बात करें तो इस तरह निकालेंगे तो न्यूटन और एरिया क्या क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं हमारे साथी? तो पास्कल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पास्कल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? कह रहा है भार प्रति एकक घनफल, फिर कह रहा है प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, फिर कह रहा है घनत्व प्रति एकक घनफल, फिर कह रहा है द्रव्यमान प्रति एकक घनफल। तो हमारे साथी हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है पानी का घनत्व क्या है? तो हमारे साथी सीधा सीधा जानिए हमारे पानी का घनत्व कितना होता है? जो है ऑप्शन नंबर ए 1000 किलो घन मीटर होता है।
अर्थात आप कह सकते हैं 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? करा पदार्थ का घनत्व गुणे पानी का घनत्व, फिर कह रहा है पानी का घनत्व बाई पदार्थ का घनत्व, फिर कह रहा है पदार्थ का घनत्व फिर जो है बटे पानी का घनत्व, फिर कह रहा है पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व। तो आप लोग कमेंट कीजिए हमारे साथी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? कमेंट कीजिए जल्दी। तो हमारा राइट आंसर क्या है हमारे साथी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व अपन पानी का घनत्व हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न हमारे साथी, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले अभ्यास श्रृंखला में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई लिखाई दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से करते रहिए। मिलते हैं साथी अगले अभ्यास श्रृंखला में। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।